नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं का गला घोंटू रोग है घातक, समय पर कराएं टीकाकरण। खस की खेती करके बने खास किसान। हमारे प्रदेश के किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी दुधारू पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने में आती है और उन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गला घोंटू। इस बीमारी से ग्रस्त पशुओं का समय से टीकाकरण और इलाज नहीं कराने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो पशुपालक इस बीमारी से पशुओं का बचाव और उपचार कैसे कराएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। अगर अपन बात करें दुधारू पशु जो रहते हैं उनमें इस सीज़न में गलघोंटू करके एक बड़ी भयंकर बीमारी आती है। इस बीमारी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, गलघोंटू जो रोग है उसको अंग्रेजी में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया नामक रोग के नाम से जाना जाता है। यह एक जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है और इस बीमारी में 2 साल से कम उम्र के जो अपने पशु रहते हैं उनमें ज़्यादा प्रकोप होता है और 2 साल से जो बड़े उम्र के पशु रहते हैं उनमें कम प्रकोप रहता है। हालांकि बीमारी दोनों में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेज है कि 2 साल से कम उम्र वाले पशुओं में रहती है। तो जब 2 साल से कम उम्र के पशु रहते हैं तो यदि ये बीमारी हो जाती है और हमको पता नहीं लग पाता या हमने कभी कोई लापरवाही कर दी तो 24 घंटे के भीतर कई बार हमारे पशु की मृत्यु हो जाती है। ये रोग पार्श्वरेला माल्टोसिडा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसका जीवाणु सांस नली में तंत्र के ऊपरी भाग में मौजूद होता है। मौसम परिवर्तन के कारण पशु गला घोंटू रोग की चपेट में आ जाता है। अब अगर अपन बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो पशु के गर्दन में सूजन दिखाई देती है। वो सूजन पशु के गर्दन में पानी भरने की वजह से रहती है और इस सूजन के कारण जब पशु सांस लेता है तो उसके गले में घर्र घर्र की आवाज़ आती है। इस कारण इस रोग को घुरेरा या घुर्र का रोग भी ग्रामीण भाषा में बोला जाता है। यदि हम पशु के गर्दन के पास कान ले जाके सुनने का प्रयास करें तो आवाज़ हमको क्लियर कट सुनाई देती है। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमें ये गलघोंटू रोग हमारे पशु को हो गया है। उसके अलावा पशु को 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तेज़ बुखार रहता है। पशु की आँख लाल हो जाती हैं, आँख से पानी, नाक से पानी, मुंह से पानी, ये तीनों जगह से पानी का स्राव होने लगता है। पशुपालक भाइयों, यदि आपके किसी जानवर में गला घोंटू रोग आ चुका है तो इस बीमारी को अन्य पशुओं में फैलने से रोकना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ बीमार पशु का इलाज पर भी विशेष ध्यान दें। और ये जो स्राव है, जब पशु के जो फोमाइट्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहें, पशु का जो आसपास का वातावरण है, पशु के पीने के पानी के बर्तन है, खनौटा है, भूसा है, बेडिंग है या जो भी मटेरियल है, उनमें ये सब स्राव लिसित होता है, जिसके कारण कि बैक्टीरिया जो है इन चीज़ों में पहुंच जाता है और इसके कारण फिर स्वस्थ पशु जब इन चीज़ों के संपर्क में आता है तो इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इस बीमारी से जब वो ग्रसित हो जाता है तो उसमें भी हमें वही लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला काम तो हमको ये करना है, यदि हमको कोई रोगी पशु मिला है अपने झुंड में तो उसको स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट अलग कर देना चाहिए, उसके दाने पानी खाने के बर्तन जो है सभी चीज़ें अलग कर देनी चाहिए और उसको अलग से हमको व्यवस्था करनी चाहिए। स्वस्थ पशुओं को उससे दूर रखना चाहिए।
और आवास जो है, आवास का भी फ्यूमिगेशन के माध्यम से या किसी भी प्रकार के पाउडर के द्वारा हमें निर्जीवीकरण करना चाहिए, जिससे कि जब अन्य पशु उस जगह पर बांधे जाएं तो उनमें वो बीमारियां होने का खतरा थोड़ा कम रहे। रोगी पशु को सार्वजनिक स्थल जैसे कि चारागाह और अन्य स्थान जहां पशु एकत्र होते हैं वहां न ले जाएं, क्योंकि ये रोग सांस द्वारा, साथ ही पानी पीने एवं चारा चरने से फैलता है। मरे हुए पशुओं को कम से कम 5 फीट गहरे गड्ढे खोदकर चूना और नमक छिड़ककर अच्छी तरह से दबाएं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक किसान हैं जो वो पशु चिकित्सक को दिखा लेते हैं, इलाज कराना शुरू कर देते हो, 1 दिन के इलाज में या 2 दिन के इलाज में ही उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा महसूस होने लगता है, तो वो पूरा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं लेते और उसके कारण क्या होता है कि ये रोग कई बार लौट के आ जाता है। और जब ये लौट के आ जाता है उस समय इसको संभालना, इसका उपचार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप इसका प्रॉपर विधिवत 5 दिन तक एंटीबायोटिक उपचार द्वारा ट्रीटमेंट कराएं, तो इससे हमारा पशु बच जाता है। बीमार पशु के इलाज के लिए एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण विशेष रूप से आवश्यक है। इसके बाद भी पशु में एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। पेनिसिलिन, आमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि इस रोग के लिए प्रभावी एंटीबायोटिक दवा है। इलाज से बेहतर बचाव होता है, इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे उपायों को अपनाएं जिससे आपके पशुओं में घातक बीमारियां हो ही ना। हालांकि बरसात प्रारंभ होने से पहले गलघोंटू रोग का टीकाकरण सरकारी पशु चिकित्सालय में किया जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ना हो पाए तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बाजार से इसका टीका खरीद के अपने पशुओं को इसका टीकाकरण करा लें, जिससे कि हमारे पशु इससे बीमारी से बच जाएंगे। लेकिन यदि कोई रोगी पशु है तो रोगी पशु में इलाज किया जाता है, टीकाकरण नहीं किया जाता। टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशुओं में किया जाता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पशु का टीकाकरण जो है प्रतिवर्ष हमको बरसात प्रारंभ होने के 1 से 2 हफ्ते पहले करा लेना चाहिए, जिससे कि हमारा पशु कम से कम इस बीमारी से 1 साल के लिए बचाव रहेगा और बच जाएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लोग आयुर्वेदिक दवाइयां, औषधियों के उपयोग को प्राथमिकता देने लगे हैं और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे एक संगंध और औषधीय फसल खस के बारे में। इसके किसान कम मेहनत और थोड़ी देखभाल में खेती करके इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप किस तरह से करें इसकी उन्नत खेती, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। खस एक औषधीय फसल है जिसे अंग्रेजी में वेटिवर के नाम से जानते हैं। इसकी इतनी खासियतें हैं कि इसे प्रकृति का अनुपम उपहार माना जाता है। हमें इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत में खस के ठट्ठर काफी लोकप्रिय थे, जो लू के तफेड़ों से बचाने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे के रूप में लगाए जाते थे, जिसका आज भी प्रयोग एयर कूलर में किया जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ों से तेल निकलता है, जिसका उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों में होता है। किसान भाइयों, कई जगहों पर यह खस अपने आप उग जाती है। यह हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकती है
और 21 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से पैदा होती है। इसकी खेती ठंड का मौसम छोड़कर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बरसात में खेती करना काफी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर उपजाऊ मिट्टी है तो किसी खाद और उर्वरक के प्रयोग की जरूरत नहीं होती है। यदि मिट्टी कम उपजाऊ है तो उस दशा में आप गोबर की खाद का प्रयोग करके उसके बाद रोपाई कर सकते हैं। सीमैप लखनऊ से खस की कई उन्नत किस्में विकसित हुई है, जिसमें 6 महीने में तैयार होने वाली किस्म भी शामिल है। किसान भाइयों, 18 महीनों में तैयार होने वाली फसल से 1 एकड़ में 10 किलोग्राम तेल निकलता है और 1 साल वाली फसल में से 8 से 10 किलोग्राम, वहीं 6 महीने की किस्म से 5 से 6 किलोग्राम तेल निकलता है। किसान भाइयों, खस की उन्नत किस्में इस प्रकार है: KS1 केशरी, सीमैप खस 15, सीमैप समृद्धि, धारिणी, सीम वृद्धि, सीमैप खस 22 है। किसान भाइयों, इसकी रोपाई पुरानी फसल से स्लिप लेकर की जाती है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और रोपाई के बाद फसल की विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती है। किस्मों के अनुसार 6 से 18 माह पर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छी उपज और मौसम की मार से उपज को बचाने के लिए आप रोपाई ऐसे समय पर करें कि खुदाई का समय जनवरी या फिर फरवरी में आए। गर्मी या बरसात में खुदाई करने पर आपको नुकसान हो सकता है। जहां तक उत्पादन की बात है तो 1 एकड़ एरिया से 4 से 5 कुंटल तक जड़ की उपज मिलती है, जिससे लगभग 7 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। यह उपज 1 साल में तैयार होने वाली किस्मों की है। अन्य किस्मों की उपज कम या अधिक हो सकती है। किसान भाइयों, इसके तेल का बाजार भाव इस समय लगभग 15,000 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह से 1 एकड़ में तेल से 1,05,000 रुपए तक आय होती है और इसकी खेती में लागत प्रति एकड़ 25 से 30,000 रुपए तक आती है। इस लागत का 80% खर्च तेल निकालने में ही होता है। किसान भाइयों, तेल निकालने के बाद इसकी बची जड़ों का उपयोग हैंडीक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फसल के ऊपरी भाग का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है और इसके फूल से अच्छी क्वालिटी का झाड़ू भी तैयार किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर बाजार की सही व्यवस्था हो तो 1 एकड़ से आप लाखों की आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती और बाजार व्यवस्था की अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख और प्रबंधन ले। किसान अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि मुर्गियां कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती हैं और सही समय पर उचित प्रबंधन न करने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। और जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई मुर्गियों की देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर SK श्रीवास्तव।
जहाँ तक मुर्गियों के आवास प्रबंधन की बात है, विशेष करके जो हमारा अभी मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम, उसमें हमको कई सारी सावधानियों के साथ हमको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। बरसात आने के पूर्व ही हमको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं से भी आपके मुर्गी जो फार्म है, शेड है, उसमें कहीं बरसात का पानी अंदर ना आता हो। वहाँ अगर कुछ रिपेयर की ज़रूरत है तो पहले से ही करवा लें। मुर्गियों में खास तौर से उनके शरीर के तापमान को सहन करने और उसके अनुरूप ढालने की क्षमता थोड़ा कम होती है, तो हमको उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। और बरसात का मौसम ऐसा है कि ना इसमें ज़्यादा गर्मी रहती है, ना ज़्यादा ठंड होती है। अगर बहुत दिनों तक, मान लीजिए 3-4 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा तो ठंडक हो जाएगी, तो हमको उसके अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। अगर 3-4 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी अत्यधिक पड़ने लगती है। तो ये व्यवस्थाएं हमेशा ध्यान में रखकर ही जो आवास प्रबंधन है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको आवास में वेंटिलेशन की बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जो लिटर बिछावन जो होता है वो कम से कम 2 से 3 इंच कम से कम उतनी मोटाई का हो, जिसमें बुरादा का उपयोग हो, धान की भूसी है उनका उपयोग करते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान बरसात में जो लिटर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। एक तो नमी रहती है वातावरण में, उसकी वजह से अपने आप में गीला होता है, और दूसरा अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो उसकी नमी भी उसमें बैठती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कम से कम दिन में एक बार अलटते पलटते रहें। अगर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है तो उसको वापस फेंक करके सूखा लीटर उपयोग में लाएं। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। अगर और व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी है तो उसमें थोड़ा सा मात्रा में चूना का भी आप मिक्स कर सकते हैं लीटर में। उसके अलावा भी आपको जो है बरसात के समय आप देखते हैं कि आसपास मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आसपास कीचड़ इकट्ठा होता है। तो उसकी व्यवस्था हमको बहुत ही समय पर पूर्व में ही व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो शेड के अंदर, ना ही शेड के बाहर। जहाँ तक बरसात के ऋतु में आहार प्रबंधन की बात है, तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, उसको संतुलित आहार मिलता रहे। और दूसरा, इनका स्टोर, जो फूड का स्टोर है, बहुत ही अच्छी जगह जो लीक प्रूफ हो, जहाँ पानी अंदर न जाता हो, सूखे वातावरण में करना चाहिए। बोरों में कोई छेद ना हो, चूहे नुकसान न पहुँचाने पाएँ। और इसके साथ ही साथ उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फंगल इन्फेक्शन, अफ्लाटॉक्सिकोसिस कहलाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में यह धीरे धीरे यह इन्फेक्शन, अगर हम संक्रमित फूड खिलाएंगे मुर्गियों को तो उनकी ग्रोथ में बहुत मार खाता है ना। तो इसकी वजह से हमको अफ्लाटॉक्सिकोसिस से बचाव के लिए बिल्कुल जिसमें नमी रहित जो फूड है उसका संतुलित आहार हमेशा तैयार करके समय समय पर देना चाहिए। दूसरा, एक बात और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमको ज़्यादा मात्रा में फूड तैयार करके स्टोर नहीं रखना है। अधिकतर हमारे मुर्गी पालक उपयोग करते हैं बोर का पानी अपनी मुर्गियों के लिए। तो उस समय देखिए कि सबसे पहले तो आप बोर का पानी तो उपयोग करें, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो वाटर सैनिटाइज़र है वो आप डबल डोज में उपयोग करें, ताकि जो संक्रमण की जो संभावनाएं है, बरसात का पानी जो मिक्स होता है उसमें, उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। और दूसरा, समय समय पर आप बरसात आने के समय और उसके 15-20 दिन के अंतराल में हर बार जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको भी आप विसंक्रमित करते रहें, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण इकट्ठा ना होने पाए। नहीं तो मुर्गियों में मृत्यु दर और बाकी बीमारियां आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं।
जहाँ तक हम टीकाकरण की बात करें, पहला टीका तो हैचरी में ही लग जाता है, जिसको मैरेक्स टीका बोलते हैं। दूसरा टीका 1 हफ्ते पूरा होने के पहले F1 लसोटा का टीका हम मुर्गियों में फार्म में दे देते हैं। ये 1 बूंद नाक में, 1 बूंद आँख में दिया जाता है। आजकल लोग सीधे पानी में भी घोल के करने लगे हैं। जैसे ही दूसरा हफ्ता आता है, एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, गम्बोरो बीमारी भी बोलते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होती है, तो इस बीमारी का भी टीका हम मुर्गियों को दूसरे हफ्ते में दे देते हैं। फिर तीसरा हफ्ता जैसे ही पूरा होता है, वैसे ही हम एक बार फिर से रानीखेत बीमारी का टीका, जो पहला टीका लगाया था हमने फॉर्म में पहले हफ्ते में, उसी का दूसरा टीका उसमें F1 का लगाते हैं। तो वह ये इस तरह से 3 टीके तो आवश्यक ही हैं। ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गम्बोरो बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो चौथे हफ्ते में गम्बोरो बीमारी का रिपीट टीका भी दिया जाता है। जो मुर्गी पालक भाई जो लेयर्स अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियाँ पालते हैं, उनको आगे भी टीकाकरण जारी रखना पड़ता है। जैसे हम R2B का वैक्सीन करते हैं, जो रानीखेत बीमारी होती है, उसका टीका एक और 28 से 35 दिन के बीच में एक और देते हैं, और इसके बाद फिर गम्बोरो का एक वैक्सीन और दिया जाता है। इसी तरह से उम्र के और आगे बढ़ने पर उनको इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का टीका लगाना पड़ेगा। ये सारे टीके आवश्यक तौर पे लगवाते जाएं तो आपके बीमारियों में, मुर्गियों की बीमारियों में काफ़ी निजात मिलती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है ग्राम मोरार, जिला नीमच के कृषक भूपेंद्र सिंह ने। ये टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लेने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भूपेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। टमाटर की खड़ी फसल में मौसम को देखते हुए सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा टमाटर की फसल में सिंचाई के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी देवें, जिससे टमाटर की फसल से अधिक पैदावार मिलेगी। टमाटर की फसल को कीटों से करीब 40 से 50% तक नुकसान होता है, इसलिए फसल में समय पर कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम करना जरूरी है। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। यह कीट पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर करते हैं, जिस कारण पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए किसान भाई रोगग्रस्त भाग को तोड़कर नष्ट कर दे, और इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में फल बेधक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इस कीट की सुड़ियां सबसे पहले टमाटर के पौधों की कोमल पत्तियों, तनों और फूलों को खाती है। बाद में यही सुड़ियां कच्चे और पके फलों में छेद करके उनके अंदर का गुदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं और न ही फलों की मंडी में कोई भाव मिल पाता है। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए, और कीट का हमला दिखाई पड़ते ही अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा के 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से 5 से 6 बार छोड़ने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LENPV को घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा 1 किलोग्राम BT का प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए किनोलफॉस 25 cc या क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को कुछ रोगों द्वारा भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इन रोगों में यदि बात करें अगेती और पछेती झुलसा रोग की, तो ये रोग टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होते हैं। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर
गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंगोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों पर नियंत्रण आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, फसल की उचित देखभाल के साथ साथ आपको टमाटर के फलों की उचित परिपक्व अवस्था पर तुड़ाई करनी चाहिए। फलों की तुड़ाई के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा करके इनकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करते समय सड़े गले और काणे फलों को निकाल दें, जिससे टमाटर के फलों की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। और फिर टमाटर के फलों को कैरेट या थैलियों से भरकर मंडी में ले जाएं, जिससे आपको टमाटर का और अच्छा बाजार भाव मिलेगा और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।